ये जो गिल्लू चैप्टर है बच्चे, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो महादेवी वर्मा इनकी लेखिका हैं, उन्होंने लिखा है। और आपने महादेवी वर्मा के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, आप जब 8th स्टैंडर्ड में थे। पिछले साल आपका एक चैप्टर था वो नीलकंठ, हाँ, है ना, वो भी महादेवी वर्मा ने लिखा था। महादेवी वर्मा को एक्चुअली क्या था, सब पशु पक्षियों को अपने पास रखने का शौक़ था, ठीक है, उनको बहुत अच्छे लगते थे ये। तो उन्होंने एक ये लगा लीजिए बड़ा सा संस्मरणात्मक, मतलब बड़ी सी एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेरा परिवार। तो जो गिल्लू चैप्टर आज हम पढ़ेंगे ये उसी का ही एक पार्ट है, वहीं से एक कहानी ली गई है। ये गद्य रचना है, मीन्स कहानी है। गद्य क्या होते हैं, जो कहानी होती हैं, और पद्य जो होते हैं वो कविताएं होती हैं, पोएम्स होती हैं। और इस रचना के माध्यम से ये जो उन्होंने कहानी लिखी है, वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं कि पशु पक्षियों के प्रति उनका जो प्रेम है और संरक्षण की भावना, यानी कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताती हैं। और उनसे कितना प्रेम करना चाहिए, और उनकी जो भी गतिविधियां होती हैं, मीन्स वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, पशु पक्षी जो भी करते हैं, उन्हें सूक्ष्म उनका अवलोकन करना। सूक्ष्म यानी कि उनकी बारीकियों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें देखने और उनसे सद्व्यवहार करने की, यानी कि उनके साथ अच्छा बिहेव करने की, ठीक है, पशु पक्षियों से अच्छा बिहेव करने की वो हमें प्रेरणा देती हैं, उनकी सभी कहानियाँ। और ख़ास तौर से जो हम ये कहानी पढ़ेंगे फिर है, इस पाठ के द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनके स्वाभाविक विकास की भावना की ओर प्रोत्साहित करती हैं। यानी कि वो चाहती थी, इस लेसन के माध्यम से वो हमें ये बता रही हैं कि हमें पशु पक्षियों को कैसे स्वच्छंद करना है, मीन्स आज़ाद करके रखना है, उन्हें बांध कर नहीं रखना। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, है ना, तो वो नहीं चाहती थी, क्योंकि जब उन्होंने भी जितने भी पक्षी पाल रखे थे, उन्होंने सबको ऐसे एक आंगन सा दिया हुआ था, वो वहीं रहते थे, उन्होंने किसी को कैद करके नहीं रखा हुआ था। और उनको मुक्त रखकर, यानी कि आज़ाद रखकर, ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके, माने कि वो नेचुरल तरीके से उनका प्रोग्रेस हो सके, ठीक है, इस चीज़ को का वो प्रोत्साहन देती है। मतलब हमें भी बोलती हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें उनसे ये चीज़ की सीख मिलती है। क्लियर बच्चे? ये जो गिल्लू चैप्टर है ना, जैसे हम कोई भी कहानी मूवीज़ भी देखते हैं कभी कभी, पहले एकदम एंड का पार्ट दिखा देते हैं, फिर वो बैक में जाते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये जितना आपने पढ़ा है ये एंड का पॉइंट है, फिर वो कहानी शुरू होगी। तो होता क्या है, सोन जूही एक्चुअल में क्या है, एक फूल है, ठीक है, तो जो कि येलो कलर का होता है, तो उसके अंदर एक नई पीली कली खिली है, मीन्स एक बर्ड। फूल खिलने से पहले कली होता है, जस्ट अभी खिला ही था। इसे देखकर अनायास यानी कि अचानक ही उसे गिल्लू का स्मरण हो आया, उसको गिल्लू की याद आ गई। गिल्लू की नहीं, उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। वो छोटा जीव कौन था, हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, वो गिल्लू था। छोटा जीव यानी कि छोटा सा, वो जो अब वो क्यों फ्लावर को देखकर उसको जीव की याद आई, आगे पढ़ेंगे। इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था। वो जो लता थी, बेल थी, एक छोटा सा पौधा था, उसकी जो भी हरियाली थी, सघन यानी कि गहरी सी जो हरियाली थी, वो जो छोटा सा जीव था वो हमेशा उसके आजू बाजू ही घूमता रहता था, खेलता रहता था, ठीक। और फिर कभी कभी मेरे कंधे पर, किसके, महादेवी वर्मा के पास पहुंचते ही उसके कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था, यानी कि एकदम हैरान कर सा देता था। और तब मुझे कली की खोज रहती थी, यानी कि महादेवी वर्मा कह रही हैं, तब वो उस समय जब उनके साथ वो छोटा जीव खेलता कूदता था, तब वो उस पौधे के अंदर एक कली खोजती रहती थी भी, कब इसके अंदर कोई कली खिलेगी। लेकिन आज क्या है, गिल्लू उनके साथ वो छोटा जीव नहीं है, और आज वो उस लघु प्राण की खोज में है, यानी कि वो जो छोटा जीव अब नहीं रहा, वो उसकी खोज कर रही हैं, और अब कली खिल गई है, ठीक है। फिर है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चे इसलिए बोला है क्योंकि उस छोटे से जीव को वो पौधा बहुत अच्छा लगता था, उसी के आजू बाजू घूमता रहता था। जब उसकी डेथ हुई थी
तो महादेवी वर्मा ने उसी पौधे के नीचे उसे दफन कर दिया था, मीन्स उसे वहीं दबा दिया था। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अब तो वो इसके अंदर, इसकी मिट्टी में विलीन हो गया होगा, मिक्स हो गया होगा। क्लियर, समझ में आया? फिर है कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने। स्वर्णिम कली क्यों बोला? कली को एक तरह से सोने के समान बोला है, वैसे उन्होंने बोला वो येलो कलर का फूल है। तो स्वर्णिम कैसा होता है? सुनहरा, येलो कलर का। भी कहीं वो इस छोटी सी कली के बहाने ही फिर से वो खिलकर बाहर आएगा और उन्हें, किन्हें? महादेवी वर्मा को आकर के चौंका देगा। उन्हें ऐसा फील हो रहा है ये जो छोटा सा कली खिली है वो कहीं उन्हीं का वो जीव तो नहीं है जिसे उन्होंने उसे यहाँ पर दफन किया था। समझ में आया? अब बोल रहे हैं कि अचानक एक दिन, ये अब आप एकदम पास्ट में चले गए हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है, कमरे से बरामदे में आकर महादेवी वर्मा क्या देखती हैं कि जो 2 कौवे हैं गमले के अंदर, जैसे हम भी अब खिड़कियों में देखते हैं, अगर हमने गमले रखे हुए हैं तो वहाँ खिड़की में 2 कौवे आ गए हैं और अपनी चोंचों से छुआ यानी कि अपनी चोंच से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चोंच मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे लड़ाई झगड़ा सा कर रहे थे, ऐसा खेल खेल रहे थे। वो बोल रहे हैं ये जो काक भुषुंडी है, यानी कि जो कौवा भी है, बहुत ही अनोखा पक्षी है। एक साथ ही उसको समादृत और अनादृत प्राणी कहा जाता है। मीन्स हम उसका समादृत यानी कि आदर भी करते हैं और अनादृत यानी कि उन्हें हम अपमानित भी करते हैं। कैसे? अब आपने कभी श्राद्ध के बारे में पता होगा, साल में एक बार श्राद्ध आते हैं और श्राद्ध में स्पेशली जब सबसे पहले खाना निकाला जाता है पंडित को दी, तो कौवे के लिए भी खाना निकाला जाता है। तो उस समय कौवों की बड़ी डिमांड होती है। ठीक है, तो वो उसके लिए ही कह रहे हैं, ये जो हमारे पुरखे हैं, पुरखे मीन्स हमारे जो पूर्वज हैं, दादा परदादा जिनकी डेथ हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि वो ना तो गरुड़ के रूप में आते हैं, गरुड़ यानी कि ईगल, ना ही हंस के रूप में, ना ही मोर के रूप में आते हैं। वो आते किस रूप में हैं? कौवे के रूप में आते हैं। ऐसा माना जाता है ना, कौवे को खाना खिलाएंगे, वो खा जाएगा, तो मान लो कि हमारे पूर्वज आए हैं, उन्होंने हमारा खाना एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर पितर पक्ष हमसे कुछ यहाँ पर आकर पाना चाहते हैं तो उन्हें केवल काक बनकर ही अवतीर्ण लेना पड़ता है। मीन्स कौवे बनकर ही आते हैं और फिर पितर पक्ष भी वही हो गए, पूर्वज हमारे। ओके, तो फिर वो कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है, एक तो इस चीज़ के लिए हम कौवों को बहुत सम्मान देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है भी, इतनी बात नहीं है, कभी कभी हमारे जो हमारे प्रिय लोग होते हैं, जो हमसे दूरस्थ यानी कि जो दूर रहने वाले प्रियजन हैं, अगर उन्हें हमें कोई संदेशा देना है, ठीक, या कभी कभी हम कहते हैं कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर काँव काँव कर रहा है तो कोई आपका घर में मेहमान आने वाला है ना। ठीक, तो या फिर कोई भी मधुर संदेश आपके घर आने वाला है, मतलब अच्छी खबर आने वाली है। क्लियर? तो इस समय भी कौवों को एक तरह से आदर दिया जाता है, ये 2 सिचुएशन में। फिर वो बोल रहे हैं इनकी जो कर्कश आवाज़ होती है, यानी कि काँव काँव की जो ये बुरी सी आवाज़ होती है, वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी वो वैसे ही बैठकर कई देर तक काँव काँव करता रहेगा तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, भी आवाज़ बिल्कुल कानों को चुभती है। तो सिर्फ जब उसकी आवाज़ हमारे कानों को चुभती है तब हम उसका अवमानना करते हैं, मीन्स उनका अपमान करते हैं, तब हमें वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्लियर? अब हमने काक की यानी कि कौवे की स्टोरी समझी थी अभी। अब वो बोल रहे हैं ये जो कहानी वो सुना रही थी कौवे की, तो मेरा काक पुराण, जो काक की जो वो कहानी उन्होंने सुनानी शुरू की थी, उसका जो विवेचन था, मतलब कहानी जो थी वो बीच में ही रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि अचानक से गमले और दीवार की संधि में, इट मीन्स दोनों के बीच में कोई होल होगा, वहाँ पर छिपा हुआ एक छोटा से जीव के ऊपर महादेवी वर्मा की दृष्टि पड़ती है, नज़र पड़ती है एक छोटे से जीव पर। जो निकट जाकर देखती है तो वो गिलहरी का एक बच्चा है, ठीक, और जो कि संभवतः यानी कि शायद से घोंसले से गिर पड़ा है। घोंसला यानी कि वो जिस होल में रहता होगा वहाँ से गिर चुका था। और जो कौवे थे जो आपस में वो चोंच मार मार कर खेल खेल रहे थे, शायद उस गिलहरी के बच्चे में अपना आहार ढूंढ रहे थे, मीन्स उसको अपना भोजन बनाना चाहते थे। क्लियर है? काक द्वय यानी कि 2 कौवे,
दो कौवों की चोंचों का दो घाव अगर उस लघु प्राण छोटे से जीव के ऊपर अगर उन्होंने 2 बार भी चोंच अपनी मारी होगी, कौवे की तो वैसे भी बड़ी तीखी सी होती है, तो वो कह रहा है कि उसके लिए बहुत थे, यानी कि अब वो एक तरह से मरने जैसी हालत में आ गया था चोंच पड़ते ही। अब वो कह रहा है इसीलिए निश्चेत सा गमले से चिपटा हुआ पड़ा था, यानी कि वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, एकदम शायद बेहोश सा हो गया, जो भी था ऐसा उसकी हालत हो गई थी। सब ऐसा बोल रहे थे कि कौवे की चोंच के घाव लगने के बाद ये बच नहीं पाएगा। सब, यानी कि महादेवी वर्मा के साथ जो भी उनके साथ जो उस समय जो भी पर्सन होंगे, यहाँ क्लियर नहीं है कौन कौन था, तो उन्होंने यही बोला कि वो बचेगा नहीं, इसको यूं ही छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा का मन नहीं मानता है। वो क्या करती हैं, उसे हौले से यानी कि धीरे से उठा करके अपने कमरे में ले आती हैं और फिर रुई कॉटन से उसका जो भी रक्त होता है, खून होता है, उसके घावों को पोंछती हैं और वहाँ पर पेंसिलिन का मरहम लगाती हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, उसके ऊपर मरहम लगाते हैं। तो अब वो इतना घायल है, उसको होश ही नहीं था, तो उसको था कि उसके मुंह में कुछ जाएगा तो जाके उसे कुछ जान आएगी। तो वो क्या ट्राई करते हैं कि रुई की पतली बत्ती से भिगोकर, जैसे हम दिया बाती करते हैं, पतली सी वो रुई होती है लंबी सी, वैसा बनाती हैं और उसे दूध में भिगो देती हैं और उसके मुंह में डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका मुंह खुलता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि चलो 1-2 बूंद भी चली जाए उसके मुंह में, बट जो भी बूंदें होती हैं वो इधर उधर लुढ़क सी जाती हैं, लेकिन उसके मुंह में नहीं जाती क्योंकि मुंह ही नहीं खुल रहा। वो बोल रहे हैं कि कई घंटों के उपचार के बाद, इलाज करने के बाद उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। वो ट्राई करते रहते हैं, बहुत घंटों के बाद उसके मुंह में 1 बूंद पानी जाता है। वो बोल रहे हैं कि तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया और आश्वस्त हो गया, यानी कि निश्चिंत हो गया, और उस अपनी दोनों पंजों से महादेवी वर्मा की उंगली को पकड़कर उसकी जो नीली कांच के मोतियों जैसी आँखें थी, यानी कि उसकी आँखें कैसी बताई गई हैं, नीले कलर की और एकदम कंचे जैसी दिखती हैं, इधर उधर वो देखने लगा। 3rd डे वो ओके हो गया था। 3-4 महीने में उसके संदिग्ध रोए, संदिग्ध यानी कि कोमल कोमल रोए आ गए, उसकी बॉडी के ऊपर बाल आ गए थे, और झब्बेदार पूँछ, उसकी जो पूँछ थी वो काफ़ी फ्लफ़ी होती है वैसी हो गई थी, और चंचल चमकीली आँखें, उसकी जो आँखें थी बहुत ही चंचल थी, यानी कि शरारती थी, जिससे कि वो सबको हैरान कर देने वाली थी, सबके साथ मज़े आते थे उनको। अब वो बोल रहे हैं हमने जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, अब जैसे कि एक ग्रुप था, वो अभी तक वो एक गिलहरी था, ठीक, अब उन्होंने उसको व्यक्तिवाचक यानी कि एक नेम दे दिया, नाम दे दिया, और सब उसको अब गिल्लू कहकर बुलाने लगे थे। और उन्होंने एक फूल रखने की एक डलिया थी, डलिया यानी कि टोकरी सी थी, उसको खाली कर दिया और उसके ऊपर रुई बिछा दी सॉफ्टनेस के लिए, और फिर उसको खिड़की के ऊपर लटका दिया। अब वो क्या हो गया था, उसका घोंसला बन गया था, गिल्लू का घर बन गया था, और 2 वर्ष तक गिल्लू का घर वही रहा। आप समझिएगा, इस चैप्टर में गिल्लू 2 साल तक जीवित रहा था। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। अब वो स्वयं ही उसे हिलाकर उस घर में झूलता रहता था, खिड़की के पर टंगाई हुआ था, और उसकी कांच की जो मनकों जैसी आंखें थे उससे वो कमरे के अंदर और बाहर झांकता रहता था और देखता रहता था, समझता रहता था, मतलब उसकी एक्टिविटी चालू रहती थी। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। कार्यकलाप होता है जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक, और जो भी वो समझदारी सी दिखाता था, जो भी उनके साथ खेलता करता होगा, उस पर सब एकदम हैरान से हो जाते थे। अब लेखिका बोल रही है कि जब भी मैं लिखने के लिए बैठती थी, राइटर थी, तो वो अचानक से हमेशा वो ऐसा कुछ करता कि ताकि मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, उसकी यही इच्छा रहती थी। और उसके लिए उसने एक अच्छा सा आइडिया खोज निकाला था। क्या था वो मेरे पैर तक आकर, यहाँ पर बच्चे सर दिया हुआ है, सर यानी कि एकदम तेज़ी से, ठीक है, पैर तक आता, सर से वो उसके सर से एकदम पर्दे पर चढ़ जाता और फिर सेम स्पीड से, उतनी ही तेज़ी से वो नीचे उतरता। मतलब ये दौड़ने का जो उसका सिलसिला था, क्रम जो था, वो चलता रहता,
जब तक वो महादेवी वर्मा उसको पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती। वो यही चाहता था, क्योंकि हर छोटा जीव कोई भी है, पशु है या पक्षी है, वो चाहता है कि उसकी तरफ सब लोग अट्रैक्ट हों, उसे खिलाएं, मौज मस्ती करें, उसे भी अच्छा लगता है। इसीलिए वो ये सारी चीज़ें वो करता रहता था उनके साथ। और कभी कभी तो महादेवी वर्मा क्या करती थी, गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में, यानी कि एक एनवेलप में डाल देती थी। अब एनवेलप में डालेंगे, उसके पाँव नीचे हैं, एनवेलप से उसके दोनों पंजे क्या होते थे, बाहर की तरफ, चेहरा उसका बाहर की तरफ होता था। नहीं, सुनिए ना, लंबे से लिफाफे में वो डाल रख देती थी। उसके दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघु घात यानी कि शरीर होता है, तो पूरा शरीर अंदर होता था, खाली पंजे और चेहरा उसका बाहर की तरफ होता था। तो उसको भी अच्छा लगता था। और कभी कभी वो कहता है कि घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से ऐसे देखता रहता था, उसके अंदर, लिफाफे के अंदर ही, ठीक। और कभी कभी उसको भूख लगती तो वो चिक चिक करके आवाज़ करता, भी बताने की कोशिश करता था, सूचना देता था। और उसको काजू बहुत प्रिय था, तो काजू और बिस्किट भी अगर वो खाता था उस लिफाफे के अंदर, वो वहीं से बस अपने पंजों से लेता, वहीं बैठकर कुतरता रहता था, वो बाहर नहीं आ रहा है। उसको भी एंजॉय करता था वो उस सिचुएशन को भी। आगे है बच्चे, उसमें ये बोल रहे हैं कि जब गिल्लू के जीवन का पहला वसंत आया, यानी कि वसंत का मौसम जब आया, तो जब बसंत का मौसम आता है, फूल नए खिल जाते हैं सब, है ना, एकदम, हाँ, स्प्रिंग सीजन आया, तब नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। क्योंकि तब क्या होता है, बारिश का भी मौसम होता है थोड़ा। नीम के पत्तों की, अरे, खुशबू है, पत्तों की खुशबू है, फूलों की सुगंध है, सब उसको खिड़की से हौले हौले यानी कि धीरे धीरे उन्हें आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करती थी, क्योंकि वो खिड़की के ऊपर उसका घोंसला, मतलब उसको एक डाली में, डलिया में, टोकरी में बिठा रखा था, उसका घर बना हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि जो बाकी की गार्डन के अंदर गिलहरियां थी, वो भी वहां आती थी और चिक चिक करती थी, ऐसा लगता था कि वो दोनों आपस में उनके साथ बातचीत करती हूँ। ठीक है। फिर है, गिल्लू की जाली की बात, मतलब कि पास बैठ जाती थी, उनका अपनापन, क्योंकि दोनों सेम गिलहरियां थी, तो फिर उसको आपस में बातचीत करती थी। और गिलहरी को भी क्या होता था, सॉरी, गिल्लू को भी क्या होता था कि वो बाहर झांकने लगता था, और उसका भी मन बाहर जाने का करता था, बाकी सब गिलहरियों को देखकर कैसे वो एकदम घूमती फिरती रहती हैं। तो तब लेखिका को लगा कि हमें शायद गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए, मतलब उसको अब सिर्फ एक कमरे में या एक उस टोकरी में उसको नहीं रखना है, अब उसको भी आज़ाद कर देना ज़रूरी हो गया था। तब उसने क्या किया, उसकी जाली पर, जो खिड़की पर एक जाली लगी हुई होगी, तो उसने जाली का कोने का, वहाँ से 2-3 कीलों को निकाल दिया, जिससे कि गिल्लू का आने जाने का रास्ता आसान हो गया गार्डन के अंदर। खिड़की खिड़की जैसे कि कांच की खिड़कियां नहीं होती थी ना, वो जाली लगी होती थी, लोहे की जाली होगी, तो उन्होंने साइड से खाली कॉर्नर से एक छोटा सा कॉर्नर को खोल दिया था, फाड़ा नहीं, खोल दिया, कीले निकाल दी वहां से, ताकि गिल्लू वहां से आ जा सके। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसका रूम में भी नहीं आना था, वो अपनी इच्छा से जब चाहे गार्डन में जा सके, जब चाहे कमरे में आ सके, तो ये उसका जब जैसा मन करता। तो जब वो बाहर गया, उसने एकदम मुक्त सा हो गया, वो कमरे से बाहर गया, तो उसने भी एक चैन की सांस ली, उसे भी अच्छा लग रहा था गार्डन में खेलना। और लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने छोटे से जीव की घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, क्योंकि उन्होंने और भी जानवरों को पाल रखा था, और वो छोटा सा गिलहरी है, तो बिल्ली भी उस पर हमला कर सकती है, कुत्ते भी कर सकते हैं, तो उन सब से बचाने की एक समस्या भी थी। तो इस कारण से क्या होता था, गिलहरी, जो गिल्लू था, वो ऑलवेज कमरे में ही रहता था, उसको वो कहीं बाहर जाने ही नहीं देती थी, क्योंकि बाहर अगर लेकर जाते तो वो कुत्तों बिल्लियों से भी सावधान रखना पड़ता, उन्हें डर लगा रहता था, इसीलिए वो रूम में ही रहता था पहले। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण मैं बाहर जाने पर कमरा बंद कर देती थी, यानी कि कोई भी रीजन से जब लेखिका को बाहर जाना पड़ता था, तो वो रूम को लॉक करके जाती थी। और कॉलेज से लौटने समय जब वो कमरा खोलती थी, तो क्या होता था, भीतर जैसे ही वो पैर रखती थी, तो गिल्लू अपनी जाली के द्वार से एकदम अंदर आ जाता था, उसे भी लगता था कि लेखिका आ गई है, क्योंकि वो ऐसे वो अकेले रूम में पड़ा रहता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही लेखिका के आने का उसे एहसास होता, तो वो भी जाली से अंदर आ जाता,
और सिर से लेकर पैर तक वापस, और पैर से लेकर सिर तक वापस वो दौड़ लगाने लगता। उसे बहुत मज़ा आता था, मतलब एक तरह से मस्ती करता था। और ये रोज का उसका नित्य का कर्म हो गया था कि डेली वो यही एक्टिविटी करता था। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ही महादेवी वर्मा कमरे से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी तुरंत खुली सांस में चला जाता, उसी जाली से खिड़की के बाहर चला जाता और अपने गिलहरी दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता था, उछल कूद करता, पेड़ों पर जाता। और फिर ऐसा फील होता था उसे कि वो एक नेता सा बन गया उन सब गिलहरियों का, मतलब ऐसी वो उसे बहुत अच्छा सा लगता था। और उसका एक टाइम फ़िक्स हो गया था क्योंकि उसे भी पता था कि महादेवी वर्मा 4 बजे घर आ जाती है, तो वो भी ठीक 4 बजे वापस भीतर कमरे में आ जाता था और अपने झूले के ऊपर झूला झूलने लगता था। और मुझे चौंकाने की जो उसकी इच्छा थी, यानी कि वो हमेशा उसको एक तरह से ना अपनी तरफ मतलब क्या बोल नहीं अट्रैक्ट भी करना और उसको घड़ी घड़ी चौंकाना, कोई भी नई नई चीज़ें करता रहता था। हाँ, सरप्राइज़ करता रहता था भी। वो जाने पता नहीं कहाँ से आ गई थी। कभी तो वो फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी वही सोन जूही जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, सोन जूही की बेल के अंदर छुप जाता, और कभी पर्दों की चुन्नटों के अंदर वो छिप जाता था। और वो कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा के पास ऐसे बहुत से पशु और पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। यानी कि वो भी महादेवी से उतना ही प्यार करते हैं जितना महादेवी उन सबसे करती है, परंतु किसी भी पशु या पक्षी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो महादेवी वर्मा के साथ उनकी ही थाली में खाना बैठकर खाएं, किसी की भी नहीं। लेकिन ऐसा मतलब कि महादेवी को याद नहीं है कि ऐसा कोई पर्सन मतलब वो पशु या पक्षी होगा। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद है। अपवाद यानी कि वो एकदम सबसे अलग था, वो उनके जैसा था ही नहीं। क्योंकि जब भी खाना खाने के लिए महादेवी वर्मा कमरे में पहुंचती तो वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा को पार करके, बरामदा यानी कि लॉबी को पार करके मेज़ पर पहुंच जाता, उनकी डाइनिंग टेबल पर आ जाता और मेरी ही मतलब कि वो चाहता था कि वो उन्हीं की थाली में बैठ जाए खाने की। हाँ, थाली में बैठने की वो मतलब चाहता था। बहुत कठिनाई से उन्होंने उसको थाली के बाहर बैठना सिखाया और फिर जहाँ बैठकर वो उनकी थाली में से एक एक चावल का दाना चुग चुग कर बड़ी सफाई से खाता था। मतलब उसको उन्हीं की थाली से खाना बहुत पसंद था। और जिसमें से वो कह रहे हैं कि काजू उसको बहुत ही प्रिय उसका भोजन था, उसको बहुत पसंद था। और जब उसको काफ़ी दिनों तक अगर काजू नहीं मिलता था तो वो दूसरे खाने अगर उसको पेश किए जाते थे तो या तो वो उनको खाता ही नहीं था या अपनी टोकरी से उठाकर नीचे फेंक देता था, झूले से भी फेंक देता था। मतलब उसको ये था कि उसे वही खाना है। क्लियर? अब वो कह रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि उन दिनों ही महादेवी वर्मा की कार एक्सीडेंट हो गया था, मोटर दुर्घटना हुई जिसमें आहत यानी कि घायल हो गई थी वो, और कुछ दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में ही रही थी। ठीक है। और उन दिनों जब भी उनके कमरे का दरवाज़ा खुलता, यानी कि अब उसको गिल्लू को क्या होता था, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा महादेवी वर्मा अंदर आएगी, है ना। लेकिन वो तो हॉस्पिटल में थी, तो जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता कोई और पर्सन आता था तो लेकिन गिल्लू क्या करता, एकदम तेज़ी से वैसे तो आता बाहर, उसको लगता है शायद लेखिका आ गई है, लेकिन जैसे ही वो किसी और पर्सन को देखता वो वापस अपने झूले में ही चला जाता था सेम तेज़ी से। उसे नहीं मालूम था कि एक्सीडेंट हुआ है, मतलब वो सिर्फ उनकी राह देख रहा था कि कब आएंगी, क्योंकि उसको रोज़ का था कि रोज़ आएंगी। और फिर सब लोग उसको मतलब भोजन देने के लिए आते, जो भी घर के दूसरे मेंबर वहाँ पर होंगे, नौकर होंगे। तो लेकिन जब उन्होंने बाद में झूले की सफाई की तब उन्हें क्या एहसास हुआ, मतलब वहाँ उसको काजू देने के लिए जब आते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि महादेवी वर्मा नहीं है, शायद ये उदास हो गया होगा, शायद अपना प्रिय भोजन तो खाएगा, इसीलिए उसको काजू देने आते। लेकिन जब लेखिका अस्पताल से बाहर आई, उन्होंने उसका झूला साफ़ किया, तब वहाँ पर बहुत सारे काजू थे। तब लेखिका को लगा कि उन दिनों जब लेखिका घर पर नहीं थी वो अपना प्रिय जो भोजन था काजू, वो भी बिल्कुल नहीं या तो ना के बराबर खा रहा था। ठीक है। और जब वो अस्वस्थ होकर मतलब कि हॉस्पिटल से जब वो घर लौटी और उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, तब वो उनको कैसे मतलब कि उनके सिरहाने बैठ जाता था, तकिए की तरफ बैठ जाता था और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को बहुत ही प्यार से हौले हौले से सहलाता रहता था। मतलब जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है
सिर पर, तो वो वैसा ही उनके साथ करता था। और जब वो वहाँ से हटता था, अपने पंजों को हटाता था, तो लेखिका को ऐसा उस समय फ़ील होता था कि मान लो एक परिचारिका जो उनकी केयर कर रही है, नर्स, वो हट रही है कुछ देर के लिए, उन्हें भी वैसा ही फ़ील होता था। अभी आपने पढ़ा था वसंत के बारे में, अब नेक्स्ट पैरा है आपका ये गर्मियों के बारे में। जब गर्मियाँ होती थी तो दोपहर में महादेवी वर्मा जब भी कोई अपना काम करती रहती थी तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता था, ठीक है, और ना ही अपने झूले में बैठता था, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लगती थी। और ज़्यादातर वो क्या करता था कि वो महादेवी वर्मा के पास रहने का कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता था, ठीक है। अब उसने क्या एक नया उपाय खोजा था, वो महादेवी वर्मा के पास जो सुराही रखी हुई थी, सुराही ठंडी होगी, पानी था उसमें, तो वो उसी के पास लेट जाता। इससे क्या रहता कि वो महादेवी वर्मा के पास भी बैठा हुआ है और ठंडक भी उसको मिल रही है सुराही के माध्यम से। हाँ, एक पन दो काज। फिर है, अब वो बोल रहे हैं कि गिलहरियों का जो जीवन होता है, उनकी अवधि जो होती है, जीवन ज़्यादा लंबी नहीं होती, केवल मतलब यहाँ तो 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है। और गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी हो गया। उस दिन क्या हुआ था, जब उसका एंड डे था, उस दिन उसने ना तो कुछ खाया, ना ही कुछ पिया, ना ही वो बाहर गया। और रात में अंत की यातना में वह झूले से उतरकर, अंत की यातना यानी कि वो जो अंत में जो इतनी दिक्कत झेल रहा था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उस समय वो क्या था कि अपने झूले से वो उतर गया और महादेवी वर्मा के पास आकर बैठ गया था। उसके ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर वो हाथों से चिपक गया। उसके पंजे बहुत ठंडे पड़ गए थे, उसका एंड टाइम नज़दीक था, ये रीज़न भी हो सकता है, या हो सकता है सर्दियों के दिन होंगे, ठीक है। तो अभी तो इसमें बता रहे, वो तो हो गया, वो ख़त्म कर दिया, अब वो नेक्स्ट आ गया, ठीक। तो उसके पंजे काफ़ी ठंडे पड़ गए थे, तो वो उनकी उंगली को पकड़कर बैठ गया। उसे अच्छा फील लग रहा था, उनसे चिपकने की कोशिश कर रहा था। और उसको वही महादेवी वर्मा को उसका वो फर्स्ट डे याद आ गया, जब वो उसको लेकर आई थी और जब वो बेहोश था, और जब जैसे ही उसको होश आया था, उन्होंने उसके बचपन के दिन की याद आ गई कि अपने नन्हे पंजों से उनकी उंगली को पकड़ लेता था। आज भी वो कुछ ऐसा ही उन्हें फ़ील हो रहा था। फिर वो बोल रहे हैं कि पंजे उसके इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, तो उन्होंने जाकर हीटर जलाया। हीटर समझते हो, जो गर्माइश देता है, कि इलेक्ट्रिक चीज़ है, तो ताकि उसको गर्मी दी जा सके। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ताकि उसको उष्णता यानी कि गर्मी मिल सके, जो उसको बहुत ठंड सी लग रही थी। मतलब बहुत कोशिश की, ये रात उसकी पूरी जो थी वो बहुत ही मुश्किलों भरी बीती थी, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, यानी कि जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण पड़ी, उस समय वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि उसका अंत हो गया। अब वो शायद कोई और नए मतलब कि उस नए रूप में आएगा धरती पर, किसी और रूप में, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो। फिर है कि उसके बाद हुआ क्या, उसका जो झूला था उसे उतार कर रख दिया गया, और खिड़की के लिए जो कॉर्नर से जो थोड़ी सी जाली खोली गई थी उसे भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि दूसरे कुछ अंदर नहीं आ जाए। तो लेकिन गिलहरियों की जो नई पीढ़ी थी, नई पीढ़ी यानी कि जो नए नए उनके बच्चे होंगे गिलहरियों के, वो दूसरी तरफ खिड़की के दूसरे पार चिक चिक करते ही रहते थे, क्योंकि जब वो करते होंगे आवाज़ तो महादेवी को अक्सर गिल्लू की याद आती होगी उनको देख करके। और वो बोलते हैं कि सोन जूही के ऊपर भी वसंत आता ही रहता है। वसंत आता रहता है मतलब जब भी वसंत आएगा उस पर नए नए कलियाँ फूल खिलते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं सोन जूही की लता के नीचे उन्होंने गिल्लू की समाधि बना दी, उसको वहीं दफन कर दिया था। उसका दफन करने का रीज़न क्या था, क्योंकि उसको वो जो लता थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वो उसी के आसपास घूमता रहता था, उसी के साथ खेलता रहता था। और आज उस लघुगात यानी कि छोटे सा जो शरीर है, उन्हें ऐसा आज भी लगता है कि कोई वासंती के दिन, वासंती यानी कि वसंत का कोई ऐसा दिन आएगा जब वो छोटा शरीर किसी एक पिताब के रूप में, पिताब यानी कि पीली कली के रूप में शायद खिलकर वापस आएगा और महादेवी वर्मा को फिर से चौंका देगा, ठीक है। तो उन्हें ऐसा विश्वास है कि शायद वो एक कली के रूप में ज़रूर खिलेगा, और अगर वो कली के रूप में खिलता है तो उन्हें ऐसा उसको देखकर संतोष सा भी महसूस होगा, सेटिस्फेक्शन होगा।
अब जो स्टार्ट हुआ था लेसन तब आपको समझ में आया ये सब क्या था, हाँ ठीक है। घुमा फिरा देता से चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।